साथियों नमस्कार। साथियों 2-3 दिन बाद वीडियो बना रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ ऐसी खास घटनाएं हुई नहीं थी कि मैं ज़बरदस्ती घटना को लेकर के 10 मिनट तक का एक वीडियो बना करके व्यूज़ के लिए करूं। बट हाँ, अब कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिन पर डिस्कशन करना बनता है और इन घटनाओं में अब साफ साफ दिख रहा है कि ईरान का युद्ध लंबा चलने वाला है और इसी बीच भारत भी अपनी स्ट्रेटेजीज बना रहा है। कैसे क्या हो रहा है सारी चीजें डिस्कस करते हैं। आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस समय ट्रेडिंग करने में लगे हुए हैं। जब भी वीकेंड आता है तो डोनाल्ड ट्रंप ऐसे संकेत दे देते हैं कि जैसे युद्ध खत्म होने वाला है, अब सब कुछ ठीक होने वाला है, दाम हाई हो जाते हैं हर चीजों के, वो अपना बेच देते होंगे जो भी उनके पास ट्रेडिंग ऑप्शंस होते होंगे। फिर जैसे ही वीक का मिड आता है वो इतना ज्यादा पीक पे ले जाते हैं युद्ध को कि फिर से जो है दामों में कहीं उछाल आता है तो कहीं गिरावट आ जाती है। जैसे कुछ फसलें हैं उनमें गिरावट आ जाती है, तेलों के और गैसों के दाम उछल जाते हैं। तो वो अपना उछाल कूद जो कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप अपने हिसाब से कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप इस समय सिर्फ और सिर्फ अपना बिजनेस देख रहे हैं। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के अमेरिका में और यूरोप में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आ गए हैं और सभी लोग नो किंग्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की अप्रोच अपना रहे हैं ये युद्ध में जाकर के ये बिल्कुल गलत है। डोनाल्ड ट्रंप को ये युद्ध नहीं करना चाहिए था। इससे डोनाल्ड ट्रंप पर भी दबाव बन रहा है कि अभी मिड टर्म इलेक्शन आने हैं, उन इलेक्शंस में कहीं ऐसा ना हो कि हार जाएं, उसके बाद कहीं इम्पीचमेंट ना हो जाए। तो डोनाल्ड ट्रंप अपनी साख बचाने में भी लगे हुए हैं। ये हो गया एक पॉइंट, इसको अभी याद रखिएगा। दूसरे पहलू पे आइए। साख बचाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप पर अब एक दबाव है कि या तो ईरान में कैसे भी जीत के आओ जिसके चांसेस कम हैं, और या फिर किसी छोटे मोटे देश पर हमला करके वहां जीत जाओ और अपनी साख को बचा लो। वो छोटा मोटा देश हो सकता है क्यूबा। आप देख रहे हैं लगातार क्यूबा की तरफ से बयान आ रहे हैं। ठीक है। तीसरी एक चीज और हो सकती है, अगर डोनाल्ड ट्रंप किसी तरह से किसी एक दो बड़े देश से हाथ मिला लें और उनके साथ कोई स्ट्रेटेजिक ऐसी पार्टनरशिप कर लें जिससे डोनाल्ड ट्रंप का, अमेरिका का, सबका फायदा हो जाए, तो इससे भी डोनाल्ड ट्रंप की साख बच सकती है। फॉर एग्जाम्पल, डोनाल्ड ट्रंप किसी जगह पर अपना कोई बेस बना लें या किसी जगह पर मिनरल्स और जितने भी रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं यहां पर बड़ा परसेंटेज अपना ले लें, जैसे बलूचिस्तान में, तो डोनाल्ड ट्रंप की साख बच सकती है। मतलब या तो अमेरिका की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक कर दो तुम किसी तरह की डील वगैरह करके, या फिर पब्लिक का समर्थन ले लो, और या फिर युद्ध खत्म करके ये युद्ध खत्म कर दो या किसी छोटे देश पर कब्जा कर लो। यही तो कर सकते हैं। इसी युद्ध में, ईरान पर मैं आऊंगा बाद में, इसी युद्ध में इजराइल के पास मौका है कि अमेरिका को उलझा करके इजराइल अपना एक्सपेंशन करता रहे। तो इजराइल अपना एक्सपेंशन कर रहा है। देखिए कैसे नेतन्याहू ने कहा है कि सदर्न लेबनान का इन्वेजन करिए, यानी अब इस पर कब्जा करना स्टार्ट करिए। याद करो 20-25 दिन पहले मैंने वीडियो बना करके क्या बोला था कि इजराइल लेबनान में घुस रहा है इस नाम से कि भाई वहां से भी हम पे अटैक हो रहा है, लेकिन एक घुस सिर्फ और सिर्फ इसलिए रहा है ताकि अपना एक्सपेंशन कर सके, अपने क्षेत्र का विस्तार कर सके। कारण क्या है? कारण सिर्फ और सिर्फ एक है कि इजराइल को अल्टीमेटली, चाहे लेबनान हो, चाहे सीरिया हो, चाहे जॉर्डन हो, हर जगह अपना एक्सपेंशन करना है। इस पूरे युद्ध का जो अल्टीमेट जो निष्कर्ष निकल के आएगा वो ये कि इजराइल बहुत मजबूत हो चुका होगा और इजराइल का एक्सपेंशन भी हो चुका होगा। ये युद्ध कराया ही इजराइल के एक्सपेंशन के लिए गया है। आप कहेंगे ये क्या नई बात कह रहे हैं? जी हाँ, आप गौर करें, अमेरिका में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे फेसबुक हो, उनके मालिक हो गए मार्क जकरबर्ग, डेल हो, इनके मालिक हो गए माइकल डेल, गूगल हो, इसमें लैरी पेज और सर्गे ब्रिन हो गए, इसी तरह से ब्लूमबर्ग हो गया। इस तरह की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इन सब के मालिक या सीईओ, चैट जीपीटी वाले भी, ठीक है, सैम ऑल्टमैन, ये सब के सब यहूदी हैं। अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज को यहूदी चला रहे हैं, इसलिए अमेरिका को इजराइल की बात माननी पड़ती है। दूसरा, जितना भी डीप स्टेट है, ये डीप स्टेट में भी ज्यादातर यहूदी हैं। डीप स्टेट वो लोग जो सामने आपको नहीं दिख रहे हैं लेकिन पर्दे के पीछे से बड़े बड़े स्टेप्स लेकर के अमेरिका को और अमेरिका के जरिए दुनिया को चला रहे हैं। इसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिशियंस हैं, रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स हैं और भी प्रभावशाली एनजीओ वगैरह इन सब में शामिल हैं। तो ये जितना भी डीप स्टेट है इनमें यहूदी ज्यादा हैं और अब यहूदी चाहते हैं कि इनका प्रभाव बढ़े इस पूरे क्षेत्र में भी
और इनका ज्योग्राफिकल एरिया भी बढ़े। ज्योग्राफिकल एरिया कब बढ़ सकता है? जब ये जितने भी कट्टर सेक्ट्स हैं या देश हैं यहां पर कट्टरता खत्म की जाए। इसलिए शुरुआत की गई है ईरान से। ईरान में तख्ता पलट कराओ जिससे ईरान परमाणु बम न बना ले, और अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो इजराइल के लिए खतरा है, वो कभी भी इजराइल को उड़ा देगा। तो ईरान के परमाणु बम के कार्यक्रम को खत्म करने के लिए ईरान में तख्ता पलट कराओ। उसके बाद ईरान के जितने भी समर्थक ग्रुप हैं, चाहे लेबनान में हो, यमन में हो, इन सबको समाप्त करो। इसके बाद यहां पर बची कुची जो भी कट्टरता है उन सबको खत्म करो, जिसे डी रेडिकलाइजेशन कहते हैं। इस ओर अभी इजराइल बढ़ रहा है, और इजराइल ने कहा भी था कि ईरान के बाद हम यहां पर डी रेडिकलाइजेशन का प्रोसेस तेज करेंगे, हेक्सागन बनाएंगे, आपको याद होगा। और इजराइल चाहेगा कि जब वो अपना एक्सपेंशन कर रहा हो तो अमेरिका भी अपने बेसिस यहां से खत्म करता जाए और अमेरिका का प्रभाव इस क्षेत्र में कम हो जाए। इसीलिए अब कहानी को जोड़िए आप, इसीलिए इस युद्ध में, अमेरिका और ईरान वाले युद्ध में, अल्टीमेटली अमेरिका जीत तो जाएगा पर उसकी जीत भी हार जैसी होगी। अंत में ये जो सऊदी है, यूएई है, कतर है, बहरीन है, ये सब अमेरिका से कहेंगे कि भाई आपने हमसे कहा था कि आप हमारी रक्षा करोगे, आप तो हमारी रक्षा नहीं कर पाए, हम पर तो ईरान ने मिसाइल बरसाई है, इसलिए भैया आप यहां से जाओ, हम अपनी रक्षा करवा लेंगे। अमेरिका कहेगा ठीक है जाता हूं। अब अमेरिका जब यहां से जाएगा तो जाहिर सी बात है कि एक और जो शर्त थी, अमेरिका ने इन देशों से कहा था कि हम आपको सुरक्षा देंगे, बदले में आप अपना तेल सिर्फ और सिर्फ डॉलर में बेचना, जिसे पेट्रो डॉलर कहा जाता है। फिर ये कहेंगे कि अमेरिका तुम यहां से निकलो, अपने बेसिस कम करो, और हम अपना तेल अब चाहे किसी भी करेंसी में बेचें, बीच में मत पड़ना। यहां से अमेरिका का डॉलर भी कमजोर होगा। ठीक है, इनको सुरक्षा देने की जिम्मेदारी उठाएगा इजराइल। ये फैलता चला जाएगा धीरे धीरे। ये पूरी कहानी आगे बढ़नी है, इसलिए मैं कह रहा हूं युद्ध तो अभी लंबा खिंचेगा। जब तक ईरान में तख्ता पलट ना हो जाए, ईरान में कन्फर्म ना हो जाए कि अब यूरेनियम के जरिए न्यूक्लियर बम नहीं बनेगा, तब तक ये युद्ध खिंचता रहेगा। और यही कारण है कि लेबनान देखो या आप यमन देखो, हर जगह आपको धीरे धीरे ईरान समर्थित ग्रुप्स पर भी कार्रवाई होती दिखेगी। अब ट्रंप, अब एक सवाल और पूछेंगे आप कि मान लो ट्रंप को हटा दें हम, तब तो युद्ध रुक जाएगा। हटा दो ट्रंप को, किसी और को लेके आ जाओ। ये युद्ध ट्रंप नहीं करवा रहे हैं, ये डीप स्टेट करवा रहा है। ट्रंप के ऊपर तो बिल फट गया है, इसलिए ट्रंप के चाहने से युद्ध नहीं रुकेगा। ट्रंप तो सोच रहे हैं कि अब युद्ध तो हो ही रहा है, जितना पैसा कमा सकूं कमा लूं। तो जो पैसे कम ज्यादा हो रहा है, मुझे नहीं पता किस चीज के बढ़ते हैं घटते हैं, जितना पता है गोल्ड सिल्वर और ऑयल और गैस के प्राइस में ऊपर नीचे हो रहा है। ये ट्रंप अपने हिसाब से न खेल रहे हैं, पैसा बना रहे हैं अपना। पता अगली बार राष्ट्रपति चुन के आना नहीं हो, जितना बना सकते हो बना लो। इसलिए आप दिन में 3 बार ये खबरें सुनते होंगे कि ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि हम ईरान पर जीत चुके हैं। अब बस वहां पर अपने तख्ता पलट करके अपना कोई परिचित बिठाना रह गया है। इस तरह की खबर आज भी चल रही है। मैंने आज भी देखा कि ट्रंप ने आज भी कहा है कि हम ईरान में एक तरह से तख्ता पलट कर चुके हैं, ईरान पर जीत हासिल कर चुके हैं। अब बस ईरान में हमें बातचीत करके अपना आदमी बैठाना है, और यह बातचीत को होस्ट करेगा पाकिस्तान। यहां से पाकिस्तान का एंगल आता है। जी, आपने देखा होगा पाकिस्तान में बड़ी बैठकें हुई हैं। पाकिस्तान की तरफ से ईरान को 15 पॉइंट का प्रस्ताव भी गया था। पाकिस्तान आए दिन अपने आप को बहुत बड़ा तोप भी समझ रहा है, तो इसीलिए पाकिस्तान चर्चा में। अच्छा, पाकिस्तान में बातचीत भी हो रही है अमेरिका की, और अमेरिका लगातार पाकिस्तान की बुराई भी कर रहा है। हाल ही में ट्रंप ने एक बयान दिया कि मुझे हारे हुए लोग बड़े पसंद हैं, क्योंकि वो चमचागिरी करती ना ट्रंप की। कुछ समय पहले बयान आया कि भारत पाकिस्तान में न्यूक्लियर वॉर होने की संभावना है भविष्य में। अमेरिका से बयान आया था। अमेरिका से ही बयान आया था कि पाकिस्तान लॉन्ग रेंज मिसाइल बना करके अमेरिका के लिए खतरा साबित हो सकता है भविष्य में। कुछ समय पहले ही बयान आया था कि पाकिस्तान को भारत के साथ किसी भी तरह की कोई पंगा नहीं लेना चाहिए, एक तरह से, दूसरे शब्दों में उन्होंने कहा था। तो अचानक से अमेरिका की तरफ से बयान आ रहे हैं जो थोड़ा सा एंटी पाकिस्तान है। यह अचानक हुआ है, और अचानक कुछ गतिविधियां और भी हो रही हैं। आपको दिखाएं गतिविधियों में, आपने अभी तक जान ही लिया होगा कि हमारे आर्मी चीफ जगन्नाथ पुरी टेम्पल में प्रेयर करके आए हैं, और उसके बाद बयान दिया कि मैं चाहता हूं कि हमारी आर्मी हमेशा ऐसे विजयी रहे, सभी का ख्याल रखा जाए। इस तरह से अच्छी अच्छी बातें उन्होंने कही। और इत्तेफाक की बात है कि जब ये पुरी गए हुए थे, उसी वक्त हमारे एयरफोर्स के चीफ पटना साहिब गुरुद्वारे में
माथा टेकने गए थे। और खबरें तो ये भी आई हैं, इंटरनेट पर नहीं मिल रही हैं, बट आई थी, उस समय तक थी, फिर गायब हो गई एकदम से, कि हमारे नेवी चीफ भी उज्जैन में महाकालेश्वर के दर्शन करने गए थे। अब ये तीनों ही अचानक दर्शन करने जा रहे हैं, बड़ी साहब अजीब इत्तेफाक है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी 1 महीने पहले से ही मार्च में मोदी जी ने शुरुआत करी थी इन दर्शनों की। वो साउथ में कार्तिकेय के मंदिर में गए थे, और कार्तिकेय को लॉर्ड ऑफ वॉर कहा जाता है। और उससे भी बड़ी बात, और देखिए, हाल ही में आपने देखा, कल परसों की खबर है कि हाँ, श्री रघुनाथ टेम्पल रीओपन्स इन श्रीनगर। 1990 में जब श्रीनगर से कश्मीरी पंडितों को भगाया गया था, तो उसके बाद वहां का एक मंदिर, जैसे रघुनाथ मंदिर कहते हैं, इसको बंद कर दिया गया था। इसको हाल ही में 3 दिन पहले रीओपन किया है, रामनवमी के दिन। और मैं आपको बार बार कहता हूं कि मोदी सरकार कोई भी स्टेप लेती है तो उसका कोई ना कोई सिग्निफिकेंस जरूर होता है, हर तारीख का होता है। देखिए, बालाकोट स्ट्राइक हुई थी, उस दिन भी तारीख का महत्व, आप चेक करिएगा क्या तारीख थी और क्या होता है उस दिन। उसी तरह से अभी मोदी जी इजराइल में जाके भाषण दे रहे थे, उस दिन भी वही तारीख थी जो बालाकोट वाली थी, वही थी 26 फरवरी। इसी तरह से मोदी जी ने भी पार्लियामेंट में आकर के बोला था कि कोविड जैसी परिस्थितियां हो सकती हैं, हमें उस तरह से लड़ना है, इस तरह से कहा था। ये नहीं कहा था कोविड जैसा ही कुछ हो जाएगा। और हम सबको चेताया था कि किस तरह से हमें किसी अफवाह में नहीं आना, हमें एकजुट रहना है, किसी तरह का पैनिक क्रिएट नहीं करना। ये बात लोकसभा में कही थी प्रधानमंत्री जी ने, और जिस दिन कही थी उस दिन शहीद दिवस था, 23 मार्च। तो वो भी कोई इत्तेफाक नहीं था, संकेत दिया जा रहा था। और उसके जस्ट 3-4 दिन बाद आप देख रहे हो मंदिर खुल जाता है। उसके जस्ट 2-3 दिन बाद आप देखते हो हमारे सभी चीफ्स मंदिरों में दर्शन करने जा रहे हैं। हाईएस्ट लेवल पर चीजें यूं ही नहीं की जाती हैं, ठीक है जी। हम लगातार नोटेम जारी कर रहे हैं, कभी बे ऑफ बंगाल में, कभी हमारे वेस्टर्न पार्ट में, कभी राजस्थान में। ये नोटेम भी यूं ही जारी नहीं किया जा रहा है। आपको चाहिए तो आप देख सकते हैं, ये रहा जोधपुर में, जोधपुर के एयरपोर्ट को शट कर दिया गया है 30 दिनों के लिए। जोधपुर में फ्लाइट्स नहीं उड़ सकती, कई जगहों पर शट डाउन है, वहां पे एयरपोर्ट यूं ही कर दिया। जोधपुर के पास ही है आपका जैसलमेर, राजस्थान में ही है। जैसलमेर में कल एक साथ 11 सायरन बजे हैं। मोबाइल के जरिए ये चेक किया गया है कि अगर सबको अलर्ट करना हो तो मोबाइल के जरिए सायरन बजा करके अलर्ट कर सकते हैं कि नहीं। कल ही अजीत डोभाल साहब पीएम साहब के साथ मिलने गए थे, 40 मिनट तक मुलाकात हुई है। परसों हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने सभी आर्मी चीफ्स के साथ मुलाकात करी है, जो मुलाकात 2 दिन पहले भी हुई थी। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। अजीत डोभाल साहब 40 मिनट कोई गप्पे मारने नहीं गए होंगे प्रधानमंत्री जी के साथ, ये बात करने नहीं गए होंगे कि अरे भाई एलपीजी गैस कैसे आएगी अब, या डिफेंस मिनिस्टर सभी के साथ ये बात नहीं कर रहे होंगे कि ऑयल कैसे आएगा। और हाँ, चाइना ने अपने ज्यादा जहाज लगा दिए हैं अब इस अरुणाचल वाले बॉर्डर पर। जो इसके एयरक्राफ्ट की प्रेजेंस यहां रहती है चाइना की, उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है और अब तक का हाईएस्ट है। मैं फिर बता रहा हूं, युद्ध कहीं भी हो जाएगा, चाइना युद्ध में नहीं आएगा। ना पाकिस्तान को बचाने आएगा, ना ईरान को बचाने आएगा, और ना ही चाइना भारत से युद्ध लड़ेगा। यह सिर्फ एक बेवकूफ बनाने का तरीका है। इस समय भारत और चाइना मिले हुए हैं, क्योंकि भारत का इंटरेस्ट पीओके है, चाइना का इंटरेस्ट ताइवान है। चाइना को ताइवान दिख रहा है, भारत से दुश्मनी नहीं। तो इस समय जो ईरान और यूएस का वॉर चल रहा है, इस वॉर की आड़ में पीओके भी आएगा, और इसी वॉर की आड़ में ताइवान भी आएगा, और इसी वॉर के बाद इजराइल भी फैलेगा। तो इजराइल को अपने इंटरेस्ट दिख रहे हैं, इंडिया को अपने दिख रहे हैं, चाइना को अपने दिख रहे हैं, और उधर रशिया को यूक्रेन दिख ही रहा है। इसलिए अमेरिका कहता है जब सब कुछ ना कुछ ले रहे हो तो फिर मैं अकेला क्यों रहूं। इसलिए ट्रम्प कहता है कि मुझे कभी कनाडा चाहिए, कभी ग्रीनलैंड चाहिए, कभी ये क्यूबा चाहिए, तो वेनेजुएला पे कभी कुछ कर दिया, कभी मैक्सिको को अड़का देता है। समझ रहे हैं आप? इसे कहते हैं मल्टीपोलैरिटी। वर्ल्ड इज गोइंग टुवर्ड्स मल्टीपोलैरिटी। जैसे अभी यूनिपोलर वर्ल्ड है, अमेरिका दादा दुनिया पर अपनी जोर चलाता है, आने वाले समय में ऐसे कई दादा हो जाएंगे जो अपने अपने क्षेत्र पर जोर चलाएंगे। जैसे इजराइल होगा, इंडिया होगा, चाइना होगा, रशिया होगा, अमेरिका भी होगा। अमेरिका ऐसा नहीं कि बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा, सब होंगे। तो ये युद्ध उस ओर ले जाने की एक प्रक्रिया है, और ये युद्ध डीडोलराइजेशन, डीरेडिकलाइजेशन, इजराइल का मजबूत होना जब तक नहीं कर देगा तब तक युद्ध समाप्त नहीं होगा। चाहे दिन में आप 10 बार ट्रम्प के मुंह से सुन लें कि हम जीत गए, हम जीत गए।
आप तो ये देखो इस युद्ध की आड़ में और घटनाएं क्या चल रही हैं। अच्छा, कई लोग मुझसे ये कहेंगे, और साहब आप तो कह रहे थे भारत पाकिस्तान का युद्ध होगा। मैंने युद्ध की बात नहीं कही, मैंने कहा था भारत पाकिस्तान के बीच कुछ बड़ा होने वाला है। ये बड़ा कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं युद्ध होके ही हो। और ये भी नहीं कहा कि ये अब मैंने बोल दिया तो 24 घंटे में हो जाएगा। मतलब प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। धारा 370 में बदलाव हुआ था 2019 में, प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी 2015 से। तो जो प्रक्रियाओं पर नजर रखे थे वो समझ रहे थे कि अच्छा ये इसलिए किया है, ये इसलिए किया है, ये इसलिए किया है। पर मैं ये नहीं कह रहा कि 4 साल का लंबा वक्त लगेगा, आप 2026 में ही देख लेंगे और उससे भी फर्स्ट हाफ में ही देख लेंगे। तो एकदम से एक्साइटेड इतने मत हो जाएगा अरे कुछ हुआ नहीं साहब, आपने कल वीडियो में बताया था। इतने नहीं होता है, हाँ, बट चल उसी दिशा में रही हैं सारी चीजें। आगे देखिए, यूएस ने अपने 57,000 ट्रूप्स उतार दिए ईरान क्राइसिस में। मुझे एक बात बताओ, ट्रम्प कहता है कि हम जीत गए, हम बस अपना नियुक्त करने वाले हैं कोई उत्तराधिकारी वहां पर, और उधर तुम 57,000 ट्रूप उतार रहे हो नेवी सील्स के। तो फिर ये क्या करेंगे, वहां डांस करेंगे। 57,000 ट्रूप्स अगर उतर गए ईरान में तो इनका ईरान से निकलना मुश्किल पड़ जाएगा। जैसे ये अफगानिस्तान में फंस गए थे, जैसे वियतनाम में फंस गए थे, इस तरह से ये ईरान में फंसेंगे। ईरान की डेमोग्राफी है ऐसी और ज्योग्राफी भी ऐसी है कि इन्हें निकलने नहीं देगी। फिर अमेरिका पूरी एक्सरसाइज लगा देगा इन्हें निकालने में। तो इस समय अमेरिका खूब कह रहा है कि हम युद्ध खत्म करने वाले हैं, अपनी तरफ से हम युद्ध से बाहर आने वाले हैं, हम जीत गए, हम बाहर आने वाले हैं, चाह करके भी नहीं आ पाएगा। इसराइल ने कहा होगा कि तुम अब ग्राउंड पर उतरो, हम तुमको कवर देंगे। पर इसराइल जानता है एक बार अगर अमेरिका ग्राउंड पर उतर गया तो फिर तो गई गाड़ी। फिर अमेरिका चाह करके भी युद्ध बंद नहीं कर सकता, और अमेरिका अभी चाहे तब भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता है इसराइल अकेला नहीं लड़ पाएगा। इसराइल का एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाएगा, एग्जिस्टेंशियल खतरा हो जाएगा उसके लिए। तो ध्यान रखना, यह युद्ध तब तक बंद नहीं होगा जब तक इसराइल न चाहे। युद्ध आज बंद कर दोगे, इसराइल भविष्य में कभी भी उड़ सकता है। ऐसी स्थिति में युद्ध बंद नहीं होगा। यह पूरी कहानी चल रही है। उम्मीद है मैं समझा पा रहा हूंगा। और ईरान के जो हुतीज हैं, जो आपके यहां यमन में स्थित हैं हुतीज, इनको भी ईरान सपोर्ट करता है। और ईरान अब ये कह रहा है कि जैसे मैंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को जैसे ब्लॉक किया है, ऐसे ही बाबल मंडेब को भी ब्लॉक करूंगा। अब इस बाबल मंडेब पर इनका फोकस है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था, अगर ये दोनों को ईरान ब्लॉक कर लेता है तो दुनिया के 30% तेल और गैस के रास्ते को ब्लॉक कर चुका होगा। आप यहां से अपना जहाज नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए इन्होंने ट्रूप्स भी उतारे, ये भी एक कारण ट्रूप्स उतारने का। अच्छा देखो, सबकी चर्चा कर ली, लेकिन कुछ भिखारी होते हैं, वो भिखारी ही रहते हैं, नालायक ही रहते हैं। जैसे पाकिस्तान, आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ईरान ने 5 देशों से कहा है कि तुम अपना तेल का जहाज यहां से लेके जा सकते हो। चाइना, इंडिया, इराक, पाकिस्तान भी उनमें से एक है, और एक कोई देश और था शायद, जो भी था। तो पाकिस्तान उनमें से था। हमने कहा कि पाकिस्तान को रखा है, पता नहीं क्यों रखा है, देखा जाएगा आगे। तो पाकिस्तान को लगा होगा अरे हम हैं, क्या कोई कर लेगा। तो ईरान ने कहा कि ठीक है भाई, तुम अपने टैंकर ले जाओ। तो पाकिस्तान ने यहां से अपने 10 टैंकर गुजार लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। सुनने में 10 आ रहा है, वैसे 10 वो अफोर्ड कर नहीं सकता, पर ठीक है कर लिए होंगे। अब वो क्या कर रहा था, उनमें से कईयों को बेच रहा था अमेरिका को। अमेरिका से कह रहा था कि हमने वहां से ले लिया, तुम ले जाना यहां से। ईरान को पता चल गया, ईरान ने एक टैंकर उसमें से उड़ा दिया। ठीक है, तो ईरान पाकिस्तान यहां पर एक अगेंस्ट देखने को मिला। कुछ दिन पहले आसिम मुनीर ने कहा था अपने मौलानाओं से बात करते समय कि जिन लोगों को ईरान की ज़्यादा चिंता हो रही है, जिन शियाओं को, वो जाकर के ईरान चले जाओ और उसकी तरफ से लड़ो। उधर सऊदी कह रहा है कि हम युद्ध में जा सकते हैं और हमें पाकिस्तान की ज़रूरत है। इधर पाकिस्तान सऊदी ने पैक्ट किया हुआ था कि पाकिस्तान सऊदी का साथ देगा, पिछले साल किया था, बदले में सऊदी पाकिस्तान को पैसा देगा। अब पाकिस्तान फंस गया है कि अगर सऊदी का सपोर्ट करने पाकिस्तान पहुंच गया तो खुलेआम पाकिस्तान और ईरान की लड़ाई खुल के आ जाएगी फिर। तो इस समय पाकिस्तान अफगानिस्तान से भी लड़ रहा है। ठीक है, पाकिस्तान अभी अगर अपनी फौज भेज देता है, सऊदी में ना भी भेजे, तो अगर सऊदी के बिहाफ पे यहां से लड़ता है तो पाकिस्तान ईरान में भी युद्ध स्टार्ट हो जाएगा। और पाकिस्तान अपनी आंतरिक परेशानियों से ऑलरेडी परेशान है, फिर तो भारत कुछ भी कर सकता है। और अगर पाकिस्तान सऊदी की तरफ से नहीं लड़ा तो पाकिस्तान को वो भीख नहीं मिलेगी जो सऊदी उससे कह रहा है। तो पाकिस्तान यहां फंसा हुआ है।
अब पाकिस्तान का हम क्या करेंगे वो इसी बात पर निर्भर करता है कि पाकिस्तान ईरान के अगेंस्ट जाता है या ईरान के समर्थन में जाता है। न्यूट्रल रहने की उसकी औकात है नहीं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।